आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। लॉकडाउन पहला लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथे लॉकडाउन के बाद जो पांचवा अनलॉक का पहला हफ्ता शुरू हुआ है, उसमें क्या कुछ सिटी बस की व्यवस्थाएं हैं, सिटी बस वालों का क्या कुछ कहना है। आज हम मुख्य कार्यालय सिटी बस वालों के यहाँ पर आए हैं और ये विजय डंडरियाल जी हैं यहाँ पर। इन्हीं से इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन तो लगातार चौथे दौर तक रहा और उसके बाद पहला लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा लगा, मरीज़ों की संख्या बढ़ती गई, गवर्नमेंट के आश्वासन और प्रयास भी लगातार बढ़ते गए और उनके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 के साथ साथ इस महामारी के दौर में रोज़ी रोटी का संकट भी काफ़ी कुछ गहराया। आर्थिक पहिया रुक चुका, गाड़ियों के पहिए रुक चुके, रोज़गार भी काफ़ी कुछ सफरिंग स्टेज में आया। आज हम सिटी बस महानगर कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर विजय डंडरियाल जी हैं जो अध्यक्षता करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। विजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका VHVC में, VHVC में। विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हालात बदलते रहे, जैसे एक आपके साथ काफ़ी कुछ लोग भी जुड़े रहते हैं, वो चाहे ड्राइवर है, हेल्पर है और इसके अलावा मैकेनिक भी हैं और सवारियां भी हैं कि जिनको जो है ना आवाजाही में जो दिक्कत होती है। लेकिन सरकार की कुछ गाइडलाइंस भी आई थी, यानी कि शुरू से अब तक जो है ना क्या कुछ चौथे लॉकडाउन तक रहा, पहले वो आप बता दीजिए। ऐसा था कि 22 तारीख को ही अचानक जो है सरकार द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया। जो अब तक जो है आपने देखा होगा ये पांचवा जो अनलॉकडाउन खुला है, लेकिन 4 तक लॉकडाउन ही था। उसमें ये हुआ है कि जब अचानक सब चीज़ें हुई हैं तो सारा कारोबार सब लोगों का ठप हो गया। जिससे हमारे चालक परिचालक थे वो घर बैठ गए। तो हमने भी ये सोचा था कि अब मान लो 21 दिन बाद खुलेगा, फिर उसके बाद जस्ट जो है 1 हफ्ते बाद खुलेगा। तो लेकिन एक प्रक्रिया सरकार द्वारा नहीं करी गई। फिर एक अभी जो है चौथे लॉकडाउन में जो है सरकार द्वारा एक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के द्वारा बताया गया राज्य सरकार ने कि भाई जो है जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं वो आप जो है 50% सवारियों को ही आप ले जा सकते हैं, ताकि जिस हिसाब से कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है। लेकिन हमारे द्वारा ये है कि हमने बार बार कहा कि अगर मान लो हमारी 24 सवारी है हमारी गाड़ी में, और अगर हमारी गाड़ी में 24 में से अगर 50% का सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम पालन करते हैं तो हमारी 12 सवारी बैठती है। और जबकि हमारा सबसे मिनिमम जो हमारा किराया है 7 रुपये से स्टार्ट होता है। हमारा कहने का है कि अगर हमारे यहाँ 12 सवारी बैठी और 7-8 सवारियाँ छोटी किराए की बैठी तो कम से कम 100 रुपये भी जो है हमारा एक चक्कर में नहीं लगेगा, जबकि हमारा जो है डीजल जो 250 रुपये का कम से कम लग जाता है। और जितनी भी हमारे यहाँ जो सवारियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी बस में बैठती हैं वो गरीब वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो कहीं मजदूर हैं या कहीं छोटी मोटी अगर नौकरी लेते हैं तो वही हमारी बसों पे सफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हुआ है और फिर हमें भी नुकसान हुआ है। तो फिर सरकार ने एक तरफ तो इस तरह की 50% सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने हमारा एक तो ना तो या तो किराया भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर 50% में हम कहाँ से सवारी जो हमारी पूरी सीटिंग थी, अगर उसका सरकार ने अपने ऊपर भार नहीं लिया 50% सवारी का, तो 50% सवारी में हम बसों को नहीं ले जा पाएंगे। हमारा स्पष्ट जो है हमने परिवहन विभाग को बता दिया था। दूसरा ये विजय जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ ना, 1 मिनट, इधर से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। विजय जी, आपने ये जो बीता हुआ वक्त था चौथे लॉकडाउन तक का ये सब बताया, लेकिन परिवहन या प्रशासन की तरफ से आपको क्या गाइडलाइन दी गई थी और उनके अकॉर्डिंग क्या वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों के साथ सहयोग करके चले हैं या नहीं? देखो, उनकी गाइडलाइन तो सीधा था कि 50% जो है सवारियों को बिठाया जाएगा जिस तरह के वाहन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितनी क्षमता का हमने RC दे रखी है। लेकिन उसमें गाइडलाइन में साफ था कि आप गाड़ियों को सैनिटाइज करेंगे और हर जो सवारी भी उतरेगी उसको हैंड सैनिटाइज किया जाएगा और उसकी सीटों को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा जो हमने 22 तारीख से पहले की, जब देहरादून के अंदर 3 ही मरीज थे, उस समय से ही हमारे द्वारा जो है
सारी अपनी बसों को सैनिटाइज किया गया था ताकि कि आम आदमी जो है हमारी बसों में सफ़र करे। लेकिन आपने अब देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला है, हम तो इसलिए नहीं चला पा रहे क्योंकि हमारा तो 50% में हमारी सवारियों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और जिस तरीके से सरकार द्वारा नॉर्म्स थोपे गए हैं कि सैनिटाइज करो गाड़ी को, पूरी सवारियों को करो, आप सवारी का पूरा वो ऐप जो है आरोग्य सेतु जो है उसे डाउनलोड करो, हर सवारी का डाटा लिखो, तो ये हमारे लिए असंभव सा था। और जिसमें आपने देखा वो डीजल के इतने दाम बढ़े हुए हैं, है ना, और इन्होंने जो है, हमने कहा था इन्हें डीजल को जो जीएसटी के दायरे में लाया जाए अगर आप चाहते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है प्रोग्रेस करे। और ये जो है उत्तराखंड में परिवहन ट्रांसपोर्ट जो है शासन की आर्थिक रीढ़ भी है, लेकिन सरकार ने हमारी सभी चीज़ों को दरकिनार किया है। सरकार ने खाली जब हम पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जब लोगों ने गाड़ियां नहीं चलाई तो सरकार ने एक एहसान ये जरूर किया था अपनी तरफ से कि 3 महीने का इन्होंने कहा था कि हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे, जबकि वो हमारे को इसलिए मंजूर नहीं है कि क्योंकि 3 महीने जब हमारी गाड़ी खड़ी रही तो शासन का जो है हमारे पर कोई एहसान तो किया नहीं है। हमारा ये कहना था कि 1 साल का जो है टैक्स माफ़ किया जाए। और आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस हमारे पुरानी गाड़ियों के हमारे चल रहे थे, अगर हमारी गाड़ी नहीं चली तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में भी हमें मार पड़ी है। और हमारा कहना था कि इंश्योरेंस में भी अगर सरकार चाहे तो कुछ छूट दे सकती थी। उसके अलावा आपने देखा होगा हमारी खुद की फाइनेंस की गाड़ियाँ हैं सारी, क्योंकि एक छोटे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं तो अपनी गाड़ियों को फाइनेंस कराते हैं। तो बैंक का इन्होंने एक रिजर्व बैंक ने क्या है, सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन आई है उस पर बताया गया कि आपका जो है ये बैंक का जो 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। बैंक अपनी किस्त तो लेगा, लेकिन जो पीछे का जो 3 महीने मान लो या 4 महीने 5 महीने जो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी उसका जो है बैंक ब्याज लेगा। तो ये कहाँ तक हमारे साथ तो बड़ा अन्यायपूर्ण जो है सरकार द्वारा किया गया है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी है, क्योंकि मैं अगर आपको जो है ना विजय जी आपको बोलूँ कि अब हम ये भी जानेंगे कि कितने लोग जो है ना इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, क्योंकि ये जो पहिया है ना सिटी बस का, इसके रुकने की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और कितने लोगों के सामने एक रोजी रोटी के अलावा एक भूखमरी का जो संकट सामने आ रहा है, वो विजय जी आप वो बता दीजिएगा कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो ऐसा है कि मैं सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश में उत्तराखंड परिवहन महासंघ है, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और अगर ऑल ओवर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम से कम 20 लाख आदमी रोजगार से जुड़े हुए हैं। और मैं अपनी पहले बस से ही आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारी बस में जैसे आपने देखा होगा एक मोटर मालिक तो है ही, उसके अलावा ड्राइवर है, उसके बाद परिचालक है, उसके बाद आपका हेल्पर है, उसके बाद तमाम जो छोटे जो लोग रोजगार थे रोज दिहाड़ी करके जो कमाते थे उसको लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे मोटर मिस्त्री हो गए, ग्रीस वाले हैं, पंचर वाला है, आपका झालर लगाने वाला है, डेंटर पेंटर है। और कई लोग तो आपने देखा होगा जो मोटर मिस्त्री थे जो बेचारे हमारी गाड़ियों को ठीक करके रोजाना पैसे कमाते थे, वो कोई अखबार की रद्दी बना के जो है थैली बना रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। सरकार द्वारा भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि हमने बार बार कहा था कि हमारी बसों से अगर हम अपनी बसेस की बात ही करें तो कम से कम 10 से 12 परिवार पलते हैं। और एक परिवार में अगर आप 5 आदमी समझो तो आप उसका अंदाजा लगा लो कि कितने आदमी। और ऐसी अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो आप लगा लो कि लाखों लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। अच्छा, भविष्य का कुछ नज़र आता होगा कि क्या कुछ भविष्य में होने वाला है जब ये हालात ऐसे हो गए हैं, पहिया रुक गया है, बेरोज़गारी भी है, लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट है, तो क्या कुछ डर या खौफ लगता है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो? देखो, डर तो बिल्कुल लगा हुआ है। और मैं कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड के अंदर या देहरादून शहर के अंदर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म होता है तो मैं सीधा जो है पुलिस और परिवहन विभाग में आक्षेप लगाता हूं। मैं उसका आपको उदाहरण बताता हूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले हमारा जब यहाँ पर 3-4 लोग थे तो हमारी सारी गाड़ियाँ सैनिटाइज होती थी, उसको परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के जो है कर्मचारी मॉनिटरिंग करते थे और रोज़ाना वो हम उनको अपनी रिपोर्ट देते थे। और अब आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन खुला है हमने तो अपनी बसेस को नहीं चलाया है या कई लोगों ने नहीं चलाया, लेकिन जो अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुला हुआ है, छोटे वाहन खुले हुए हैं, आपने देखा है ना तो किसी गाड़ी का सैनिटाइज हो रहा है, ना ही किसी की मॉनिटरिंग हो रही है। और जिस तरीके से 3 आदमी आज 1200 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। अगर ये आम पब्लिक में जैसे पहुंच गया, धीरे धीरे अगर ये धीरे धीरे पहुंचेगा और कहीं खुदा ना खास्ता कि कोई हमारे चालक पे या किसी परिचालक पे या किसी पे अगर ये संक्रमण होता है, उससे अगर अन्य यात्रियों को संक्रमण होता है तो हमारा आप ये मान के चलो कि पूरा जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी इसमें चढ़ने में डरेगा। तो कहीं ना कहीं ये शासन का भी फेलियर है कि अगर आपने गाइडलाइन बनाई है तो आप उसकी मॉनिटरिंग करें। चलिए, विजय से मैं बातचीत की, विजय का साफ तौर से कुछ चीज़ों को लेकर जो है ना कहना है कि वाकई
जो मामलात सामने आए हैं, जो बातें इनसे हुई हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलता है और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग भी अगर इस महामारी से तो कैसे बचा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात ये रोज़मर्रा की जो आमदनी है, रोज़मर्रा की जो रोज़ी रोटी वाले लोग जो है ना इस पहिए से जुड़े हुए रहते थे, जब ये पहिया ही रुक जाएगा तो उनके सामने सीधा सीधा रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ भूखमरी है, क्या कुछ होगा ये तो भगवान ही मालिक है। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, BHBC न्यूज़, देहरादून। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।